हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। आज लगभग फिजिक्स का जो विद्युत धारा का है, जो उसका सिलेबस है, उसका लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है सेलों का मिश्रित समूहन। इससे पहले हम लोगों ने देखा सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर समूहन देख लिया, श्रेणी समूहन देख लिया, और उन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या है, सेलों का मिश्रित समूहन। मतलब कि इस क्लास को पूरा, यानी जो हमने पिछली क्लास में देखा था श्रेणी क्रम समूहन, समांतर समूहन, उसका पूरा उपयोग करेंगे हम किसमें, मिश्रित समूहन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आइए, इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग हर बार की तरह क्या बनाएंगे, इसका एक सर्किट बना लेते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है और एक सेल ये लगा हुआ है। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर एक सेल और लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके के बेटा ये कितने सेल लगे हुए हैं, n सेल लगे हुए हैं। ये हम लोगों ने कहाँ देखा था, समांतर समूहन में, सॉरी श्रेणी समूहन में देखा था। इस तरह से एक पंक्ति और है इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि हमें मिश्रित पढ़ना है यानी समांतर श्रेणी दोनों का मिक्सअप पढ़ना है। यहाँ पर भी क्या होंगे, n सेल लगे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर डॉट डॉट मान लीजिए कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं, जैसे हमने समांतर क्रम में माना था। ये कितनी पंक्तियां हैं बेटा, m पंक्ति हैं, m पंक्ति है। और यहाँ पर इस तरीके से हम एक और पंक्ति को दिखा, तो कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं। ये इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये सबका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसे किसी पॉइंट से हम लोग जोड़ देंगे। चलिए बीच में ले आते हैं ये वाला, इस तरीके से हम इनको सबको जोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसको हमने इसी एक पॉइंट से जोड़ दिया, ये देखिए। और इसमें हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये देखिए। और जिसका प्रतिरोध मैंने क्या माना है, कैपिटल R है। हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, हर सेल का। और हर एक सेल का विद्युत वाहक बल जो है बेटा वो क्या है, E है। विद्युत वाहक बल क्या है, E है। यहाँ पर सपोज करिए धारा I बह रही है, क्या बह रही है, धारा I बह रही है। इसमें धारा क्या हो रही है, I बह रही है। आइए डेरिवेशन को हम लोग अब शुरू करते हैं, इसकी गणना करते हैं। क्या करना है, गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n सेलों का EMF। तो अभी हमने देखा था कि n सेलों का जब हमने बेटा EMF निकाला था, ठीक है, तो n सेलों का जब हमने बेटा क्या कहता था, EMF निकाला था। अगर आप यहाँ पर n सेल ना लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, प्रत्येक पंक्ति का EMF। तो अभी हमने देखा था कि जब एक पंक्ति में n सेल लगे थे तो उसका जो हमने प्रतिरोध निकाला था वो क्या निकाला था, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध बाद में, अभी विद्युत वाहक बल, तो क्या निकाला था, n ही निकाला था। अब ये देखिए, क्योंकि इसलिए तो करके लिख लो, तो m पंक्ति का EMF, तो m पंक्ति का EMF क्या हो जाएगा बेटा, देखो समांतर क्रम में EMF क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो एक पंक्ति का होगा वही क्या होगा, सारी पंक्तियों का होगा। इसलिए बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, NE। जैसे वहां पर आपने देखा था समांतर क्रम समूहन में हम लोगों ने देखा था कि एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना, E था। तो m पंक्ति में जो m पंक्ति में जो सेल लगे थे उनका विद्युत वाहक बल भी क्या था, E ही तो था। इस तरह से अगर एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल NE है तो सारी पंक्तियों का विद्युत वाहक बल क्या होगा, N इंटू E होगा। ठीक है, इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने EMF निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते थे, आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिखेंगे
मार्कर बेटा जी, आगे देखिए। प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, तो प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध आप लोगों ने निकाला था n इंटू स्मॉल आर। श्रेणी क्रम वाले से आप देखिए, प्रत्येक पंक्ति का प्रतिरोध क्या निकाला था, n इंटू आर निकाला था। तो m पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, तो उसको हम जैसे भी समांतर क्रम में निकाले थे, तो m पंक्तियां क्या है, समांतर क्रम में लगी हैं, तो उसको हम निकालेंगे कैसे, तो 1/r डैश बराबर 1/r और ये डैश डैश कितने पदों तक था, m पंक्ति या m पदों तक, m पंक्ति या m पदों तक। अब यहां पर आगे देखिए बेटा, तो इसलिए 1/r डैश बराबर ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m। यहां पर बेटा देखिए क्या लिया, वहां पे प्रतिरोध क्या था, r था, लेकिन यहां पर क्या है, nr है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, nr, क्या हो जाएगा, nr, तो यहां पर ये हो जाएगा m/nr हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमें r डैश निकालना है, तो इसलिए r डैश बराबर ये बेटा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा nr/ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। इसलिए परिपथ का क्या निकालोगे, कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, एक तो बाह्य प्रतिरोध ये है, और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना निकला है, m पंक्ति मतलब पूरे परिपथ का, वो कितना आया है, nr/m। तो ये आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये आपका हो जाएगा कुल प्रतिरोध r प्लस nr/m, ये कुल प्रतिरोध हो गया। इसलिए परिपथ की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल ऊपर लिखना है, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या है, n इंटू ई है, n इंटू ई है अपॉन, और नीचे क्या लिखते, प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध कितना है, R प्लस nr, मैं डायरेक्ट करे दे रहा हूं, डायरेक्ट करना नहीं, और ये आपका हो जाएगा बेटा m। अब इससे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, जैसे भी हम लोग पीछे करते हुए चले आए हैं, तो I बराबर n इंटू ई, तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mr प्लस nr। यहाँ पर nr जो है वो स्मॉल है बेटा, गलती से कैपिटल बन गया, पर यहाँ पे देखिए स्मॉल है, तो चीज ध्यान दीजिएगा, स्मॉल और कैपिटल वाला बहुत जरूरी है, और ये स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो गया, कैपिटल स्मॉल m आ जाएगा, अब ये m ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा I बराबर m इंटू n इंटू ई, और अपॉन में mr प्लस nr। तो इस तरीके से मिश्रित कॉम्बिनेशन में अगर मुझे धारा की गणना करनी हो सर्किट के, तो हम इस फार्मूले से इसकी गणना कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर इस मिश्र यानी जो मिश्रित कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो होता है, उसमें क्या होती है बेटा, शर्त होती है। तो शर्त क्या है, तो शर्त है अधिकतम धारा के लिए, तो अधिकतम धारा के लिए शर्त है, तो इसका फार्मूला पहले लिख लीजिए, क्या है, I बराबर m n इंटू r, और नीचे क्या है, mr प्लस nr। अब यहां पर आपको पता है कि अगर आप गौर से यहां पर देखेंगे, तो ये एक प्रकार से बेटा आपकी क्या है, भिन्न है, क्या है आपकी, ये भिन्न है, और यहां पर आपको पता है जब भिन्न का मान क्या होगा, अंश का, जब हर का मान कम होगा
तभी क्या होगा, अंश का मान ज्यादा होगा। जब अंश का मान ज्यादा होगा तभी क्या होगा, धारा का मान ज्यादा होगा। मतलब इसका जो मान है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक फार्मूले की तरफ हम ले चलते हैं। अलजेब्रा का एक फार्मूला है बीजगणित का। वो फार्मूला होता है कि अगर a प्लस बी है तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट ए बी। ये इसका फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले यानी इसकी तुलना अगर हम बेटा इसके साथ करें तो ये हो जाएगा एम आर प्लस एन आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट कैपिटल क्यों बन जा रहा भाई, एन आर, और इस पर बेटा क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और प्लस 2, अब अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एम आर इंटू एन आर। ये इसको इस तरह से खोलेंगे। अब हमें करना क्या है, इसका मान न्यूनतम करना है। इसका मान कितना करना है, न्यूनतम यानी मिनिमम। तो इसका मान मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, तभी तो इसका मान मिनिमम होगा। अब इसका मान मिनिमम करने के लिए तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मिनिमम होने के लिए मतलब अगर कोई माइनस में हो तो वो तो ऑलरेडी छोटी होती है, तो हम बेटा इसको माइनस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस में होगी तो वो एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी, यानी वास्तविक संख्या वो नहीं रहेगी, तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते। और दूसरा क्या, इसको हम अगर जीरो कर दें तो बेटा हम इसको जीरो भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको जीरो कर दे रहा हूं तो ये 4 राशियां जो दी गई हैं इनमें 4 में से आपको किसी एक को शून्य करना होगा, तो इन चारों में से हम किसी एक को शून्य नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग इसको बेटा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए ठीक, आइए इस पर देखते हैं बात। अब यहां पर देखिए कि यहां पर अगर हम इसका मान क्या कर दें, शून्य कर दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पर आपको एक लाइन लिखनी होगी। क्या लिखना होगा, आप यहां पे एक लाइन लिखेंगे, एम आर प्लस एन आर के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर शून्य होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि अगर इसका मान अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो इसका मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यह शून्य हो जाएगा। तो यहां पर अब हम लिखेंगे इसी बात को, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एम आर माइनस का एन आर और इसका बेटा क्या है, ये स्क्वायर है, बराबर में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। दोनों पक्षों में अगर हम बेटा क्या कर दें, वर्ग कर दें, दोनों पक्षों में हम क्या करें, वर्ग कर दें। तो वर्ग करेंगे तो ये एम आर माइनस अंडर रूट एन आर और बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा एम आर बराबर अंडर रूट एन आर। दोनों पक्षों में फिर से वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एम आर बराबर एन आर। अगर मैं यहाँ से m का मान निकालूं, यहाँ से सॉरी r का मान निकालूं तो इसलिए r बराबर ये ऊपर बेटा क्या है nr और नीचे क्या हो जाएगा m हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन निकल आई। तथा अगर मैं स्मॉल r के लिए निकालूं तो देखिए पहले से ऊपर क्या है mr है और नीचे आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो मैंने कैपिटल R दोनों और स्मॉल r के पदों में निकाला। तो यही बेटा जो हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि अधिकतम धारा के लिए तो शर्त है, तो बेटा ये शर्त क्या है, यही हमारी क्या है, शर्तें हैं। क्या है, शर्तें हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, धारा के अधिकतम मान के लिए तो अधिकतम धारा मुझे चाहिए, क्या चाहिए, अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा का मतलब है I मैक्स। अब यहाँ पर मेरी बात बहुत गौर से देखिएगा, आपके पास ये फार्मूला है, यहां पर R का मान हम पहले रखेंगे, फिर इस पहले कैपिटल R का मान यहां से रखेंगे,
फिर स्मॉल आर का मान यहां से रखेंगे, तो बारी बारी से रखेंगे। तो ये आई मैक्स बराबर ऊपर क्या है, ऊपर है आपका m इंटू एन इंटू ई अपॉन, नीचे देखिए बेटा ये m है तो m ही रहेगा। और यहां पर देखिए कैपिटल R का मान क्या आपने लिया है, वो लिया है एन आर अपॉन, क्या लिया है m, एन आर अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस, अब ये आपके साथ में क्या लिखा एन आर, दोनों का मान एक साथ नहीं रखना बेटा, ये आपका हो जाएगा एन आर। क्लियर है, ये एन आर है बालक, आर है भाई, क्यों मारकर धोखा दे रहा, एन आर। अब यहां से देखो बेटा ये m से m कट जाएगा, कट गया, तो क्या बचा, ये बचा आई मैक्स बराबर m इंटू एन इंटू ई अपॉन, यहाँ पे एन आर जुड़ जाएगा तो 2n r हो जाएगा, यहां से n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा m इंटू ई और अपॉन में बेटा क्या बचेगा 2r। तो ये आई मैक्स हमने निकाल लिया, किसके पदों में, आंतरिक प्रतिरोध के पदों में। अब बेटा यहां पर हमें क्या करना, तथा अब मुझे किसका, अभी मैंने कैपिटल R का मान रखा है, अब मैं किसका मान रखूंगा, स्मॉल r का, कहां पे, यहां पे। तो ये हमें मिलेगा आई मैक्स बराबर, अब देखिए बेटा ऊपर क्या है, ऊपर सर दिया है m इंटू एन इंटू ई अपॉन, देखिए एम आर प्लस, यहाँ पे देखिए n है, n लिख दिया। अब यहां पर हमें स्मॉल r का मान रखना है, तो स्मॉल r क्या है, एम आर अपॉन n। अब यहां पर देखिए ये n से n कट जाएगा, कट गया सर, तो क्या मिला, आई मैक्स बराबर ऊपर है एम एन ई अपॉन, नीचे देखिए बेटा एम आर जुड़ जाएगा तो 2 एम आर हो जाएगा। क्लियर है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई मैक्स बराबर n इंटू ई अपॉन 2r हो जाएगा। तो ये देखिए हमने किसका, बाह्य प्रतिरोध के पदों में इसको हमने निकाल लिया। दोनों के फार्मूले में अंतर क्या है, दोनों चीजें यहाँ पर देखिए, जब आंतरिक प्रतिरोध के पदों में निकाल रहे हैं तो वहां पर m पंक्तियां ली गई हैं, और जब बाह्य प्रतिरोध के पदों में निकाल रहे हैं तो वहां पर क्या लिया गया है, सेलों की संख्या ली गई है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमने क्या किया, आज हम लोगों ने देखा कि सेलों का मिश्रित समूहन क्या होता है, इसको हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और इसकी जो आवश्यक शर्तें थी उनको भी हमने देख लिया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि सेलों का मिश्रित समूहन क्या होता है, यानी सेलों का मिश्रित समूहन क्या होता है, और साथ में इसमें अधिकतम धारा प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। तो आपको यहाँ तक आपको करना होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बेटा क्लास समझ में आई हुई। और ये बेटा जो आपका चैप्टर है, ये बहुत खुशी की बात है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है आपका वो समाप्त हो गया। आपको लगभग जितना सिलेबस आपका था सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।